एक इशू ये है कि आज इसहाक डार साहब को जो है वो अचानक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। एक तरह से मुबारकबाद सबसे पहले तो उनको बिल्कुल मुबारकबाद देते हैं हम, इसलिए कि वो PMLN का जो लीडर है जिसका नाम नवाज शरीफ है उसकी नाक के बाल हैं, उनके ब्लू आइड बॉय हैं, इसलिए उनको ये एलिवेशन जो है ये नवाज शरीफ साहब के पार्टी में असर्ट करने का एक और सबूत है। राइट, ठीक हो गया। लेकिन हम इसके बाद बताते चलें कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इसलिए किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको जनाब 7 दिसंबर 1971 को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, मगर वो इस ओहदे के ऊपर रहे थे सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, यानी 20 दिसंबर 2 को उसी साल फिर उनको सदर मुकर्रर कर दिया गया था पाकिस्तान का। अच्छा, तो पहली मिसाल तो ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राइट। दूसरी बेगम नुसरत भुट्टो, राइट, उनको भी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान ही उनको यानी नायब वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर तैनात कर दिया था। लिहाजा वो फिर इस एतबार से मार्च 1989 में उनको ये ओहदे पर बिठाया गया था और ये दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनी। राइट। तीसरे जनाब इसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो जून 2012 में मुस्लिम लीग कायदे आज़म यानी नून काफ लीग जो है उसके वो रहनुमा थे और उनको भी इस ओहदे पर मार्च 2013 तक वो तैनात रहे, को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने गुजरा। तो ये कहना कि जी देखो क्या कर दिया नून लीग ने, ये पहले भी हो चुका है। अच्छा, बकौल असद कैसर के तो तीसरा भी नाम है, मोहसिन नकवी को भी वो कह रहे हैं। वो उसके उनके साथ मैं निपटता हूँ, उनकी बारी जब आएगी तो उनके साथ निपटते। एक और अहम बात जो है वो जस्टिस काजी फायद साहब ने बड़ा जोर दे के कही थी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपको मालूम है। फिर जनाब जो मंसूर अली शाह साहब हैं जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, इस वक्त वो सीनियर तरीन हैं काजी फायद साहब के बाद, उन्होंने भी ये कहा कि इसके बावजूद कि जजेस की तादाद कम है, इसके बावजूद कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम मुकदमात का फैसला जल्दी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, इरादा भी रखते हैं। तो एक हमारे व्यूअर हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया हमें कि ये टाइटल है जी केस का, आबद महमूद वल्द याया खां बनाम फैमिली जज लियाकतपुर, और दूसरा है एडिशनल सेशन जज लियाकतपुर रुमाना आबद वल्द जाकिर हुसैन। ये टाइटल हैं केसेस के 2। ये 8 साल से लटके हुए हैं, मामूली सा केस है, इस जहेज़ की चीज़ें वापस नहीं की है उन्होंने और ये 8 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो हमने कहा कि ये 2 चीज़ें जो है हम जल्दी से अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। आई होप सो नाज़रीन के साथ साथ आले और ये मुतल्लिका हुकाम जो है वो भी इसका नोटिस लेंगे। ठीक हो गया जी। बड़ा हमारा टॉपिक तो नहीं है पर जहेज़ को आई मीन एक गरीब माँ बाप के लिए ना बेटियां तभी बोझ बनती हैं जब आपने ये वो लानत है जो अब दुनिया भर के अक्सरियत ममालिक से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम में किस जगह पर और इसने कितनी बच्चियों के मुस्तकबिल तबाह किए हैं। ये बस कानों पे हाथ रखना चाहिए, अल्लाह ताला हर एक बच्ची को इज्जत और एहतराम दे। बहरहाल इसके ऊपर किसी दिन हमें पूरे सेगमेंट में विरासत में हक और जहेज ये हम आ जाइए जनाब आप अपने अब इशू की तरफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी दोस्ती है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम है उनका, लेकिन वो ख़ुद ही हमें कहते हैं कि सियासत में जब भी कोई बात आप गलत देखें तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, ये उन्हीं का दिया हुआ सबक है। अच्छा जी। अब मौलाना साहब ने जनाब एक तो ये कहा कि PTI का जलसा करना हक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हर एक सियासी पार्टी को ये हक है कि वो सियासी जलसा करे, अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाए, कुछ भी करे। लेकिन मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये उसी पार्टी की बात है ना जिसको आप कहते थे कि ये यहूदियों की एजेंट है, ये वही पार्टी है ना जो आपको खिलाफ गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, मौलाना डीजल से लेके और खुदा जाने कहाँ से कहाँ तक। ये उसी का लीडर है ना जिसने आपकी नकलें उतारी, आपको मौलाना डीजल कह के नारे लगवाए जलसा यहाँ में। वो उसी पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप। वेरी गुड, आपका बहुत बड़ा दिल है। कल तक आप खुद भी उनको सहूनियों का एजेंट कहते थे और ये कहते थे कि उनका एक एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह करने का। अब चूँकि सियासी ऊंच नीच में सब कुछ बदल गया है, लिहाजा मौलाना साहब की सोच जो है वो भी बदल गई है। मगर मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ, वो ये है कि मौलाना साहब ये आपने कहा कि असम्बली बिक गई है, असम्बली खरीदी गई है, तैयार की गई है, नहीं खरीदी और बेची गई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं मौलाना साहब से इंतहाई माज़रत के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि मौलाना साहब
आप तो माजी में इस किस्म की खरीदो फरोख्त के गवाह भी रहे हैं और ऐनी शाहिद भी रहे हैं, तब तो आपने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। याद रहे फाटा होता था एक, आपको याद है, जो अब KPK में जम मर्ज हो गया है, उसके 12 के 8 वोट होते थे उसका जो जुमा बाज़ार और मंडी लगती थी उस पर तो आपने कभी एतराज़ नहीं किया, और वो सारे आपके पैरोकार थे, आपके कहने पर वो वोट देते थे। तो उस वक्त आपने इसके बारे में कुछ मुनासिब नहीं समझा। बलूचिस्तान तो इस किस्म की मंडी जो है वो हर नए सीजन में लगती थी, हाँ, अगर आपको याद हो, और आपकी वहाँ हर हुकूमत में नुमाइंदगी रही है, उसकी भी कभी खरीदो फरोख्त का तज़किरा आपने मुनासिब नहीं समझा है। असल में अब वो ऑपोजिशन में है ना, अब वो हुकूमत की कुर्सियों पर नहीं है, इस चीज़ का गुस्सा। देखिए, आप उनका साथ दे रही हैं मुझे रोक के और टोक के कि मैं मजीद बात ना करूं। एनीवे नहीं आप करें, खुल लेकिन के मुझे करें। ये बातें करनी इसलिए हैं कि हमें फैक्ट्स सामने रख देने चाहिए। फैसला तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो खुद कर लेंगे। मौलाना साहब की तकरीर बड़ी दबंग थी, यस, बड़ी वो थी, लेकिन मैं उनसे 2-3-4 हवालों से सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यकीनन मुल्क गैर महफूज रियासत बन चुका है, हम एक गैर महफूज रियासत में रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कोई उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस मुल्क में खुद कुछ हमलावर जो हैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहते हैं ऑपरेट करते हैं, जहाँ चाहते हैं इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हैं, वो चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो। मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ कि मौलाना, ये आते कहाँ से हैं? इनकी सहूलतकारी करता कौन है? हाँ। ये यहाँ तक अपने टारगेट्स तक पहुँच कैसे जाते हैं? वो तो आपके इलाके हैं। यस, तो आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आपके दिल में बहुत मोहब्बत है काबुल गवर्नमेंट के लिए, होनी चाहिए। चलिए, वो भी वो अफ़गान और पश्तून है, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ये कहा कि वो अरबों रुपए की बाढ़ लगाई थी इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए, वो कहाँ गई? मौलाना, क्या आपको नहीं पता कौन ले गए वो? लेकिन क्या आपको नहीं पता, भी तो हुआ था, क्या आपको ये नहीं पता कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर नहीं मानते हैं? नहीं मानते, बिल्कुल। क्या आप उनकी हमायत में खड़े हो गए हैं? क्या आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को डिस्प्यूट करने वालों की लाइन में शामिल हो गए हैं? ये वो सवाल है जो अब पूछे बगैर गुजारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गैर महफूज रियासत, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं, जो लोग इसमें हलाक होते हैं, जो लोग इसकी सहूलतकारी करते हैं, मौलाना, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि वो कौन है? आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि वो कहाँ से आते हैं, कौन उनको वहाँ पाल रहा है, किन के साथ आपके तसलसल से रवाबत है? एक ही चीज़ तो आपकी और खान साहब में कॉमन है, बावजूद इसके कि आप एक दूसरे के बारे में जो गंद जो है वो बोलते रहे, उसके बावजूद एक चीज़ कॉमन है। आपको याद है कि बानी PTI का दूसरा नाम क्या है? तालिबान खान, याद है ना आपको? इन्हीं ने दिया हुआ। ठीक है, और वो किस लिए था कि जी वो उनकी सहूलतकारी करते हैं। उन्होंने उनके बेशुमार लोगों को जिन्हें सजाएं हुई थी, किसी को उम्र कैद, किसी को कुछ, वो प्रेसिडेंशियल डिक्री के तहत उन सबको आज़ाद करवाया। वो वापस गए और बड़े ग्रुपों की सूरत में फिर पाकिस्तान पर हमलावर हुए। आपको याद नहीं है कि कौन बात करता था कि यहाँ हर शहर के अंदर उनके दफातर होने चाहिए? लेकिन यही तो मैं बता रही हूँ, इलेक्शन से पहले हाफिज हमदुल्ला पे, मौलाना फजल रहमान के बाकी जो मेंबर्स हैं उन पे अटैक हुआ। किसने किए थे वो अटैक? मौलाना, कुछ तो बताइए हमें, कुछ तो हमें बता दीजिए कि वो लोग जिनके खिलाफ 2 ऑपरेशन किए थे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, और टेररिज्म के फितने से निजात दिलाई थी, क्या वो सब गलत था? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने जो कुछ भी आज कहा वो उनका सियासी बयान हो सकता है, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मौलाना साहब ऐसे लगता है जैसे किसी ज़ाती वजह पर नाराज़ है बहुत।